दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी लोग किसी भी माध्यम से इस चैनल से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, यदि बाज़ार में आप कोई चीज़ बेच रहे हैं जिसका अधिकतम मूल्य 10 रुपये है और इसका जो न्यूनतम मूल्य आता है वो 8 रुपये आता है, इससे नीचे आपको नहीं पड़ता है इसको बेचने में। वही चीज़ यदि आपसे कहा जाए कि आप इसको 12 रुपये आपको इसके मिलेंगे, तो क्या आप इस चीज़ का विरोध करेंगे? समर्थन करेंगे ना। और यही चीज़ आपको कम रुपए में बेचने को कहा जाए, 8 रुपये से कम, तो आप इसका विरोध करेंगे। यही चीज़ हमें सरकार द्वारा कोरोना जैसी महामारी के बाद लोकसभा में पारित किसान बिल विधेयक में देखने को मिली है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। हरियाणा में तो सरकार 2 हाथ आगे निकलकर लोगों पर लाठीचार्ज तक करती है पिपली में, जबकि इस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है लोगों को गुमराह करने का। लेकिन आपको बता दें कि गुमराह यहाँ पर केवल लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जब ये विधेयक पारित हुआ लोकसभा में, सबसे पहले इस पर जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं भटिंडा से, हरसिमरत कौर जी ने इस पर इस्तीफ़ा दिया है, ये कहते हुए कि हम लोगों को इस बारे में भरपूर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, इसके फ़ायदे नहीं समझा पा रहे हैं। और जैसा मोदी जी द्वारा कहा गया है कि लोगों ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। आपको मैं बता दूं, हरसिमरत कौर एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी सांसद है और ये उस देश के उस प्रांत से अपने आप को एसोसिएट करती हैं या उस प्रांत से आती हैं जो कि कृषि में नंबर 1 पर है भारत में, यानी कि पंजाब से। इस किसान विधेयक जो ये बिल पारित हुआ है, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं इस विषय में। इस विधेयक को सरकार ने 3 भागों में बांटा है। इसकी नफ़े जो सरकार द्वारा संज्ञा दी गई है उसके विषय में आपको बताएंगे, और आंदेशित जो उसका नुकसान है वो भी आपको इस बारे में बताएंगे, और इस पे हम फिर अपनी राय भी रखेंगे। तो जो पहला इन्होंने पॉइंट रखा है बिल में, जो पहला है वो है बिल ऑन एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य, संवर्धन एवं सुविधा। इसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें किसान और ट्रेडर्स को बेचने और ख़रीदने की पूर्ण आज़ादी रहेगी। ये राज्य के भीतर भी हो सकता है, राज्य के बाहर भी हो सकता है। यानी हम इसको खुले खुले शब्दों में कहें कि किसान किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगा कहीं भी देश के किसी भी राज्य में अपने अनाज को बेचने के लिए। इसी में इसका विरोध क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें लोगों का जो मानना है, आज देश भर से किसानों की प्रतिक्रियाएं हमने चैनलों के माध्यम से देखी हैं। इसमें जो कहा जा रहा है, इसमें जो मंडी समिति है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, यदि आप कोई सामान अपने राज्य से बाहर बेचेंगे तो ऐसे में जो मंडी समिति है वो खाली रह जाएगी। ऐसे में जो मंडी समिति से जो रेवेन्यू सरकार को जनरेट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। यदि किसान जो है किसी रजिस्टर एमपीएस से बाहर बेचता है, कमीशन एजेंट का क्या होगा, जो सरकार को टैक्स देते हैं और एक मूल्य भी ये निर्धारित करते हैं मंडी के अंदर कि इससे ज़्यादा चीज़ नहीं, इस मूल्य से ज़्यादा चीज़ नहीं बिक पाएगी या इससे कम नहीं बेची जाएगी। ऑनलाइन मार्केट ई नेम करके उस पोर्टल का क्या होगा जो किसानों के जो अनाज होता है उसका रेट तय करती है। तो ऐसी कई बातें हैं जो किसानों ने आज न्यूज़ चैनलों के माध्यम से रखी है। इसी में जो दूसरा है, जो उन्होंने एक्ट दूसरा है, वो है आपका बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण।
इसमें सरकार किसानों की आय बढ़ाने का दावा कर रही है, बिचौलियों को ख़त्म करके, और खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जो चेन है उसको तैयार करना चाहती है। इसमें किसान चाहे तो बड़ी फर्म, प्रोसेसर, होलसेलर, एक्सपोर्टर, लार्ज रिटेलर के साथ अनुबंध कर सकती है अग्रिम फसल की कीमत सही दाम के तहत, यानी जो उनकी फसल आने वाली है उसके लिए वो किसी के साथ भी जो है अनुबंध कर सकते हैं। छोटे और मार्जिनल किसान इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं, जो भारत में जो मार्जिनल या कहें छोटे किसानों का जो आंकड़ा है वो करीब 86% है, जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है। इससे किसान का नुकसान का जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको जो है नुकसान उनको भी शेयर करना पड़ेगा। किसान का जो डायरेक्ट इसमें नुकसान है वो कम हो जाएगा। मार्केटिंग का खर्चा कम आएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, ऑलरेडी मार्केटेड होती हैं मार्केट के अंदर। और इसके साथ जो अनुबंध होगा उससे किसानों की आय बढ़ेगी। बेचने में भी बिचौलियों का जो खेल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्कीम तो काफ़ी अच्छी स्कीम लग रही है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल फार्मिंग में फार्मिंग की व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी, जिसमें खरीद और फरोख्त जो है, यानी कि नेगोशिएशन जो है वो मन मुताबिक होगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर जो छोटे किसान हैं उनके साथ स्पॉन्सर डील क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो तो चाहेंगे कि यदि हम अपने कमाई का 50% लगा रहे हैं तो कम से कम 100% उसमें मुनाफा कमाएं। तो ऐसे में जो स्पॉन्सर हैं वो छोटे किसानों के साथ या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके साथ करार करना नहीं चाहेंगे, अनुबंध करना नहीं चाहेंगे। और ऐसे में यदि होता भी है तो इसमें विवादों की संभावनाएं हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बढ़ने की संभावनाएं होंगी। और लास्ट में जो आखिरी जो तीसरा बिल है वो है बिल रिलेटेड टू कमोडिटीज़, यानी कि संशोधन। इसके तहत अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज, टमाटर आदि जो वस्तुएं हैं, जो वस्तु से मेरा तात्पर्य है अनाज है, इसमें इसकी अनिवार्यता ख़त्म हो जाएगी। इससे देश विदेशी और जो निजी संस्थाओं को सरकार आकर्षित करना चाह रही है। किसान और कंज्यूमर के बीच रेट को लेकर समानता रहेगी। इससे जो बाज़ार है, जो विश्व का जो बाज़ार है, उसमें भारत भी एक प्रतियोगी रहेगा और बर्बादी को इससे रोका जाएगा। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है वो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। किसानों का मानना है कि MSP यानी कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो कि किसानों की तय होती है, वो इनको नहीं मिल पाएगी। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जमाखोरी की आदत हो जाएगी, क्योंकि जब आप खाद्य तेल, प्याज, टमाटर आदि की जो अनिवार्यता है, अनाज की जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म कर देंगे तो ऐसे में जमाखोरी ही उत्पन्न होगी। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि विरोध का माध्यम या वो बातें जिनका विरोध हो रहा है। किसान अपने मंडी से बाहर, ये हमारा अपना भी पहलू है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, जो विरोध है एक तरीके से। क्योंकि आज़ादी से लेके आज तक जितनी भी सरकारें हुई हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी सरकार आई है जिसने किसानों के लिए पूरी तरीके से सोचा हो। आज़ादी के बाद से आज तक जो किसानों की जो आत्महत्या है वो बदस्तूर जारी है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारें कितनी ही दावा कर लें कि हम किसान हितैषी सरकार हैं, या हम जो भी सोच रहे हैं वो किसानों के भले के लिए या उनके अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि आज़ादी से लेकर आज तक किसान आत्महत्या करते ही जा रहे हैं और संख्याओं में इजाफा हुआ है, कमी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ जो एक तरीके से
चीज़ों को जस्टिफाई करती है कि वाकई में ही अगर ऐसी चीज़ें हैं तो क्या ये जो बिल इन्होंने पास किया है ये वाकई किसानों के लिए हितकर है। ऐसे में किसान अपनी मंडी से बाहर दूसरे राज्य में बेच सकेगा। क्या इससे अपने राज्य में उस अनाज की शॉर्टेज नहीं होगी जो वो अनाज बेचेगा, जिससे काला बाजारी होगी? क्या आपको जो आपका अनाज है आप अपने राज्य से बाहर बेचेंगे, आपको सही दाम मिलेगा उसका? मिल भी जाए, मान लीजिए आप कोई चीज़ 100 रुपये किलो बेच रहे हैं या 1000 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं, मान लीजिए दूसरे राज्य से आपको ऑर्डर आता भी है 1200 रुपये क्विंटल प्रति के हिसाब से, तो आपको लगता है कि क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और जो भी आपके चार्जेस हैं वो इस रेट के साथ जस्टिफाई हो सकेंगे? यदि आप गाड़ियों का खर्चा आदि सब चीज़ें जोड़ेंगे तो यही कॉस्टिंग आपकी 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आएगी कहीं ना कहीं, यदि आप जोड़ेंगे तो। वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है कौन से स्टेट से आपके पास ऑर्डर है। आप अपने जो आपका निर्धारित एमएसपी है उससे भी आप नीचे आ जाएंगे। सरकार जो रेवेन्यू इन मंडी समिति से कमाती है वो कहाँ से आएगा? मंडी समिति कम से कम यदि मंडी में आप कोई अपना अनाज लेके जाते हैं आपको एक रेट तो तय करके देती है। मंडी के अंदर यदि प्याज का दाम 40 रुपये किलो है तो उससे नीचे कोई भी आड़त आपसे नहीं खरीदेगा, या उससे ऊपर आपसे कोई भी आड़त नहीं खरीदेगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि यदि आप दूसरे राज्य में बेचते हैं आपको वही दाम मिलेगा जो आपको अपनी मंडी में मिल रहा है? यदि ज़्यादा भी मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसा मैंने आपको बताया है, वो अगर आप कॉस्ट जोड़ेंगे तो आप अपने एमएसपी से काफ़ी नीचे चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप दूसरे राज्य में बेच भी रहे हैं सामान अपना, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी 100% फसल में से आप 100% उसी दाम पर बेच देंगे? जब आपको अपने रेट तय करने की खुद आज़ादी है तो मुझे ऐसे में नहीं लगता कि आप अपनी पूरी फसल वहाँ पर बेच पाएंगे। कम से कम मंडी में ये तो है कि आप एक निर्धारित दाम पर अपना सारा जो अनाज है वो बेच देते हैं। इसमें एक चीज़ और देखने की बात है, यदि सरकार ये कहती है कि आप दूसरे राज्यों में अनाज बेच सकते हैं तो इसमें सरकार ये तय क्यों नहीं करती कि हम आपके अनाज का इतना प्रतिशत खरीदेंगे? किसानों को आप भरोसे में लीजिए, उनसे कहिए कि कम से कम 80% जो आपका जो अनाज है वो सरकार आपसे जो है जो निर्धारित एमएसपी है उस पर खरीदेगी। और देश में आप जो निजीकरण कह रहे हैं, जो आप स्पॉन्सर्स कह रहे हैं या रिटेलर्स कह रहे हैं, कंपनीज कह रहे हैं, फर्म कह रहे हैं, कि कौन निर्धारित करेगा? क्योंकि मिला जुला कर हम देखें तो 3 या 4 कंपनीज देश के सामने खड़ी होती हैं जिनको आधे से ज़्यादा देश दे दिया जा चुका है, उनको गिरवी रख दिया चुका है, जिसमें कि टाटा, अंबानी और अडानी ही आते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये यदि इस लाइन में आएंगे, किसानी की लाइन में आएंगे, बिना मुनाफे के ये काम करेगी? यदि वो इस लाइन में आती हैं तो आपको, सरकार को, क्या ये नहीं लगता कि उनकी जो रेट्स को लेकर है अपनी सिंगल मोनोपोली रहेगी? जैसे कि हम हालों में अब रेलवे जो कि निजीकरण हो चुका है अधिकतर, उसमें हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग चार्जेस भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी दूसरे राज्य में अपना अनाज बेच रहे हैं वहाँ की सरकार आपके हिसाब से एमएसपी तय करे। बिहार का आप देख लीजिए, बिहार में इस समय बाजरा काफ़ी होता है। बाजरा का जो निर्धारित मूल्य सरकार द्वारा रखा गया है वो तकरीबन 1900 रुपये क्विंटल रखा गया है, लेकिन मार्केट में वो बिक रहा है 1100 रुपये क्विंटल, 1000 रुपये क्विंटल। बिहार जैसे राज्यों में बिचौलियों की समस्या है, इसके लिए बिहार के लोग खुश हैं, लेकिन उनकी इससे संबंधित अन्य समस्याएं हैं। और जहां आप कह रहे हैं कि आपने बिल रिलेटेड कमोडिटीज़ में जो आपका तीसरा बिल है उसमें आपने कई चीज़ों की अनिवार्यता अनाज से ख़त्म कर दी है,
जिसमें आपने प्याज को भी डाला है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको प्याज को जो है एक्सपोर्ट से बैन करना पड़ा, और उस पर बैन वो भी इस समय क्यों लगाया जब आप एक विधेयक पास कर रहे हैं? क्या प्याज आवश्यक वस्तु में नहीं आती है? ऐसे में यदि आप इस तरीके से एक विधेयक देने के बाद इस तरीके से चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं, वो भी उस चीज़ पर जिसको आप आवश्यक सूची में नहीं डाल रहे हैं, तो आप पर भरोसा कैसे किया जाए? क्योंकि अंत में देखें तो आपने नोटबंदी के भी कई फ़ायदे बताए थे, जीएसटी के भी कई फ़ायदे बताए थे, लेकिन जो उसका दंश है वो जनता आज तक झेल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि ये राज्यसभा में जाता है विधेयक, इसमें काफ़ी संशोधन होंगे, और जो भी संशोधन होंगे वो जनता के हित के लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी दूसरी खबर को लेकर। धन्यवाद।